हे गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या 2016 के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। किसके? चैप्टर सॉल्यूशन के, चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि मैंने बताया कि 19, 18, 17, 16 बहुत इनफ है। इनफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है। बट 2016 इज डिफरेंट फ्रॉम 2017, 18 एंड 19। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे आप लोग कैसे। देखो, जो क्वेश्चंस अभी मैं 2016 में कराने जा रही हूँ, ठीक है, जो सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं पहले बोर्ड एग्जाम में, वो आपने शायद अभी तक नहीं किए हैं। जो मैंने अभी वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस है। क्या है देखो, when 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, जब 2.56 ग्राम सल्फर को डिसॉल्व किया जाता है 100 ग्राम ऑफ CS2 में। किस में किया जाता है? 100 ग्राम ऑफ CS2 में। तो अभी लिखना शुरू करते हैं कि गिवन मास क्या है, मोलर मास क्या है। ठीक है, तो W2 कितना है? 2.56 ग्राम। ठीक है, W1 कितना है? क्योंकि उसको CS2 में डिसॉल्व कर रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय इतना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है कितना? 0.383 केल्विन। इसका मतलब डेल्टा TF दे रखा है 0.383 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मुझे सल्फर का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो मुझे सपोज मेरे को निकालना है SX, ये निकालना है, अभी समझाऊंगी, आगे समझ में आएगा। सल्फर का CS2 का KF गिवन है, मतलब KF का मतलब क्या होता है, बोलो? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन है। KF कितना है? 3.38 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 32 सल्फर का, 32 ही होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, KF W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। क्लियर है? TF मेरे पास गिवन है, ठीक है, KF मैं पुट करूंगी कितना है यहाँ पे 3.38। ठीक है, W2 कितना पुट करूंगी मैं? 2.56। ठीक है, W1 किस में दे रखा है? 100 ग्राम, ग्राम में दे रखा है, kg में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अच्छा फिर निकालना क्या है इसमें? क्या निकालना है इसमें? अच्छा एक काम करते हैं, आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, पता है एक नॉर्मल पर्सन जिसको आगे ये क्वेश्चन नहीं आता होगा वो यही करेगा। डेल्टा TF गिवन है, M2 CS2 से निकाल देंगे, और W2 क्या बोलते हैं दे रखा है, W1 दे रखा है, ऐसे करेंगे ना। पर ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि ऐसे क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग मोलर मास ये नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें सल्फर का फॉर्मूला निकाला है, हमें नहीं पता कितने सल्फर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा TF की वैल्यू लगाएंगे, KF की वैल्यू लगाएंगे, W2 लगाएंगे, W1 लगाएंगे, M2 नहीं लगाएंगे, M2 हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, जब सारी वैल्यूज पुट करोगे तो M2 निकलेगा यहाँ से 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करना, निकलेगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्या आ गया? M2 आ गया। M2 आपके पास आ गया है, आपके पास सल्फर का कितना क्या गिवन है? सल्फर का एटॉमिक मास गिवन है कितना है? 32। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, एक सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, पता है वाली बात। ठीक है, S इंटू एक्स, एक सल्फर मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितने सल्फर हो सकते हैं, इज इक्वल टू 256 आया है टोटल मोलर मास निकल के। ठीक है, एक सल्फर का कितना होता है? 32। x इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 32, और ये कितनी बार चला गया इससे? 8 बार। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ठीक है, इसका मतलब कि इसमें 8 सल्फर प्रेजेंट है, इसीलिए 8 32 होते हैं 256। क्लियर है? और पता है यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? CS2 क्या है? CS2 सॉल्वेंट है भाई, सॉल्वेंट का कभी भी मोलर मास M2 की जगह नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का ही मोलर मास लगेगा, क्योंकि हमने सल्फर को ही डिसॉल्व किया है। समझ में आ रही है बात? तब कि सल्फर का तो मोलर मास गिवन ही नहीं दे रखा, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं दे रखा, हमें फॉर्मूला बनाना है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या निकल गया? S8। क्या निकला? आंसर क्या आया? S8। इसमें 8 सल्फर प्रेजेंट है, जिनका मोलर मास कितना है? 256। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट डाल लो और नोट करो नोटबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2। मुझे क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का जब 1.6 ग्राम ऑफ MgCl2 डिसॉल्व किया गया है 50 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इसका मतलब सॉल्यूट कितना है? 1.9 ग्राम। ठीक है, MgCl2 है।
साथ में सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम, सॉल्वेंट को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। MgCl2 का मोलर मास गिवन है 95 ग्राम मोल इनवर्स। क्या निकालना है, एज्यूमिंग MgCl2 अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन, MgCl2 कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है। और मुझे जो बताओ, मैं बताया था कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे आई लगता है, ठीक है। अगर MgCl2 ब्रेक हो रहा है तो किस में होगा, Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। Mg, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, MgCl2 अगर ब्रेक हो रहा है तो किस में ब्रेक होगा बच्चों, Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Mg का एक आयन हो गया, Cl के 2 आयन हो गए, I की वैल्यू कितनी हो गई, वांट ऑफ फैक्टर कितना हुआ 3। ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, 2018 में मैंने करवाया था, जब सीबीएसई का पेपर सॉल्व करवाया था, तो उसमें केमिस्ट्री में 2018 मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको एक बार चेक करना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे MgCl2 है, वहां पे K2SO4 था, तब की I की वैल्यू दोनों जगह सेम है, I इज इक्वल टू 3, ठीक है। समझ आया, KF गिवन है तो इसका मतलब W2 गिवन है, M2 गिवन है, W1 गिवन है, ठीक है, और साथ में KF भी गिवन है और I भी गिवन है। तो निकालना क्या है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, M का मतलब W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, I भी लगा देना आगे, KF के आगे I, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM। समझ आया, क्या निकल जाएगा, डेल्टा TF निकल जाएगा, ठीक है। डेल्टा TF निकल जाएगा और हमें ये बहुत अच्छे से पता है TF कितना होता है वाटर के लिए, 273.15 केल्विन, T नॉट F, ठीक है। डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, T नॉट F माइनस TF। T नॉट F की जगह क्या लगाओगे, 273.15 केल्विन, और हम यहाँ से TF की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। मैं चाहूं तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लिख लिख के समझा सकती हूँ, पर नहीं, क्योंकि ऐसे समझना आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ये कैपेबिलिटी जब बिल्डअप होगी जब आप पहले से जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हुई है केमिस्ट्री की, 19, 18, 17, ठीक है, 16 का ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जब अच्छे से कर लोगे तो टॉपिक सच में एक एक क्लियर हो जाएगा। यू कांट बिलीव कि आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ बैठे बैठे ऐसे ओरली निकाल सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, पर अदरवाइज ओरली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। समझ आया, लेकिन लिख के करना अभी, क्योंकि बोर्ड में लिख के ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1 m ग्लूकोज, 1 मोलर ग्लूकोज है एंड 1 मोलर ग्लूकोज है एक, और एक है 2 मोलर ग्लूकोज, ठीक है। विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, बहुत देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली वीडियो किसके से देखिए, जिसने नहीं देखी पॉज करो, जाओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे अभी, ठीक है। तो मैं क्या बता रही हूँ कि एक 1 मोलर है एक 2 मोलर है, ठीक है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सोचो, थोड़ा सोचो, पॉज करो वीडियो, सोचो भी, सोचो, पढ़ के सोचो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। सोच लिया, देख लो पहले जाके, फिर देख लेना आगे क्या हुआ, अपना ही मोबाइल है ना। तो देखो जरा क्या है, 1 मोलर और 2 मोलर, जब हमें पता है कि 1 मोलर में मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब 1 मोलर है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, 2 मोलर है तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है। 1 मोलर है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे इन कंपैरिजन टू 2 मोलर। इसका मतलब 2 मोलर में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं तो मोलैलिटी भी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होता है, मोलैलिटी, स्मॉल m ज्यादा होता है। और जब मोलैलिटी ज्यादा होती है तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। क्या पढ़ा था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। मतलब अगर मोलैलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं मोलैरिटी ये रही, नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, मोलैलिटी ये रही, ठीक है। तो मोलैरिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, मोलैलिटी बढ़ेगी, मोलैलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है, फिट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ फिट हो रहा है, दिमाग में हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया, क्लियर है ना सबको। रीजन दे देना वाइब में, ठीक है। इंग्लिश तो जानते हो,
नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे। हाँ तो क्या मैंने 2015 में दिया था अपना बोर्ड का एग्जाम, इसका 12th क्लास का, 2016 का ये ना, ठीक है। तो क्या है, व्हाट हैपन व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हम ज्यादा लगाते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देख सकते हो उसको भी, ठीक है। पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस रूम में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ वाटर की ज्यादा है, वहां वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर अपने आप से हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना शुरू होगा, ठीक है। बीच में क्या लगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगेगी, क्या लगी होगी बीच में, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होगी, ठीक है, जो वाटर को अलाउ करेगी जाने के लिए। सेमी मतलब सब चीजों को अलाउ नहीं करेगी, कुछ चीजों को अलाउ करेगी, हम जा सकते हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो कहां से कहां मूव कर रहा है, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। पर रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा होता है। हम लोग घर में आरओ यूज करते हैं, आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। जहां पे उल्टा है, जहां पे पानी जाता है, जहां पे वो कम होता है वहां से ज्यादा की तरफ, ठीक है। पानी कहां जाएगा, जहां पे पानी कम है वहां से ज्यादा की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। इसीलिए इस उल्टे प्रोसेस में हमें एक्सटर्नल बाहर से प्रेशर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सीधा प्रोसेस अपने आप हो रहा है, उल्टा हमें करवाना है, ठीक है। इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज, क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन और था इसमें कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ही, ठीक है। क्योंकि मैंने ये आगे किसी भी वीडियो में नहीं समझाया है, ये क्वेश्चन इसी पेपर में आया था 2016 के, ठीक है। तो मैं इसके लिए पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देखना कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, पर फिर भी अलग से समझना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, समझ आ रहा है। और किसी को अगर ऑनलाइन क्लासेस की नीड हो कि सच में हाँ मुझे ऑनलाइन क्लासेस की नीड है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट, ठीक है। फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टा पे भी पेज है, कहीं भी डायरेक्ट मैसेज करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल द वेरी